यहाँ पर प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें इकबाल कासिम साहब ने ज्वाइन किया है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं और उन्होंने यकीनन एक अच्छा परफॉर्म भी किया है, चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं पहले। इकबाल कासिम साहब, आपको वेलकम कहेंगे। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत सबसे पहले कहिएगा, पीएसएल कप दोबारा से जो बकिया मैचेस थे वो खेले जा रहे हैं और एक नए जोश, एक नए जज्बे के साथ पीएसएल का दोबारा से आगाज करेंगे। आज के मैच के हवाले से सेरेमनी भी रखी गई है। यकीनन ये एक उन लोगों को पैगाम है जिन्होंने हमारे अमन को, खेल को खराब करने की कोशिश की थी। इसमें कोई शक की बात नहीं, जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही बात है कि ये बड़ा मुश्किल हो गया था कि हालात की वजह से और दुबई में तो जो सारा इंटरेस्ट था वो भी खराब हो रहा था और खिलाड़ी भी वापस जा चुके थे और बड़ा एक अजीब सा एहसास था। पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से ये आई थी और अचानक ही जाना पड़ गया था, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का कि पाकिस्तान में ये वापस आई और अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि पाकिस्तान के ऊपर जो जारियत या जो एग्रेशन था उसका को जवाब दिया और अमन हो गया और अब अल्लाह के फजल से दोबारा से पीएसएल शुरू हो रही है। तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती पाकिस्तान की शायकीन के लिए भी और दुनिया में को भी पैगाम जाएगा कि हम मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल। इकबाल साहब, कहिएगा, पीएसएल का 10 के जो आगाज से हमने मैचेस देखे, कोई ऐसा प्लेयर आप कहेंगे कि हम कह सकते हैं कि ये उभरता हुआ टैलेंट है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या ऐसी टीम जिसकी परफॉर्मेंस से आप बहुत मुतासिर हुए हों? ओवरऑल कमेंट कीजिएगा। ओवरऑल तो देखिए पीएसएल जो है वो इसमें, क्योंकि ये पाकिस्तान दुनिया के नंबर 2 है, ये इसमें ज्यादातर जो बाहर के खिलाड़ी होते हैं, हम तो इस तरह से इसको देखते हैं, इससे हमारे खिलाड़ियों को बहुत फायदा पहुंचता है क्योंकि वो साथ खेलते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं और टूर्नामेंट की इनको प्रैक्टिस भी होती है और इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी ऊपर जाता है। तो हमारी टीम है उसमें ज्यादातर लड़के वो कुछ लोगों को उन्होंने ट्राई किया है। जो बंदे वो अकबर बॉलर है, वो बड़ा अच्छा है। बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जो आजकल खेल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए और वो ताकि परफॉर्म करें और आगे ये साइकिल घूमता रहे और ये ऊपर की जानिब जाते जाए और पाकिस्तान को कोई कमी महसूस। इकबाल कासिम साहब, कहिएगा, आज क्योंकि पेशावर ज़ल्मी और कराची का मैच है, बाबर की फॉर्म के हवाले से कई लोगों को इंतज़ार है। यकीनन वो खुद भी इस हवाले से पूरी उम्मीद है कि जल्द अपनी फॉर्म जो है उसको बहाल कर सकेंगे और एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ सामने आएंगे। मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बाबर को जीवे मलोन, वो एक अच्छा प्लेयर है, एक वाइड प्लेयर है जो रन करता आ रहा है और वो 40-50 रन कर रहा है तो हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसने इतने ढेर सारे रन शुरू में बना दिए कि हम हर वक्त उसको सेंचुरी के रूप में और उससे देखना चाहते हैं। और कभी कभार बैट्समैन होता है जो एक बार तो हमेशा टॉप पे नहीं रहता, वो जरूर उसका बैट फॉर्म भी आता है। मैंने बड़े बड़े प्लेयर देखे हैं, ज़हीर अब्बास, पाकिस्तान, ये सब जितने भी हैं वो अच्छी फॉर्म में रहे हैं, उनका एक नाम रहा है, मगर उनके ऊपर भी बैठता है जो पूरा टाइम आता है। तो ये फेज है, इस फेज में से बाबर को इस दफा ये डिसाइड करना होगा इस साल के अंदर 2025 से क्या वो T20 खेलना में इंटरेस्टेड है, तो फिर वो उसको उस तकाजे के हिसाब से जो जरूरत है, रिक्वायरमेंट है टेस्ट खेलने की, वो उसको अडॉप्ट करे तो इसको फायदा हो जाएगा और पाकिस्तान को भी फायदा होगा। वरना ये है कि लॉन्ग टर्म टेस्ट मैचेज और वनडे वो खेल सकता है और उसके लिए वो बहुत मौजूद है वो प्लान। तो ये उसके लिए एक बड़ा टेस्टिंग टाइम है। तो मेरा ख्याल है इसको ओपन खुला खेलने देना चाहिए और हमारी दुआ है अल्लाह करे वो अच्छा करेगा क्योंकि वो एसेट्स है हमारा। हमने इतनी मेहनत की है, पाकिस्तान ने इसके ऊपर इतना टाइम लगाया है, उसने भी बड़ी मेहनत की है, तो ये हम सबका फर्ज बनता है कि उसको इंकरेज करें बजाय इसी को डिस्करेज करें। इकबाल कासिम साहब, क्योंकि टेस्ट के हवाले से भी आपसे कमेंट लेना चाहूँगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जहां पे इनामी रकम बढ़ाई गई है, उसके साथ साथ अगर हम रैंकिंग की बात करें, पाकिस्तान 9वें नंबर पर है। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम के साथ आप क्या मसाइल देख रहे हैं? हमसे आगे निकल चुके हैं वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान लास्ट पर है। देखिए ओवरऑल पाकिस्तान जो है ना इस वक्त क्रिकेट के मसाइल से घिरा हुआ है। आप चाहे कोई भी पिछले वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देख लें, अभी हालिया जितने टूर्नामेंट देख लें, एक क्या मचा हुआ है, एक
दिखाई न देने वाली बात है। ये कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन अब आहिस्ता आहिस्ता, ये देखिए नए कोच आ रहे हैं, नया सेटअप शुरू हो रहा है। आई होप कि इसमें समझदारी से काम लिया जाए। ये सिर्फ अभी आप जो भी कर रहे हैं ये विंडो ड्रेसिंग है, ये मेरी बात आप बुरा लगेगा लोगों को, लेकिन जो बात हकीकत है वो ये कि अभी हम ऊपर जो कुछ भी कर रहे हैं ये ऊपर ही काम कर रहे हैं। जो हमें इस फैक्ट्री को चलाने के लिए नीचे से जो काम करना चाहिए वो कोई काम मुझे नजर नहीं आता अभी मुस्तकबिल में कोई काम होगा। तो सिवाय इसके कि लिपापोती ये कर रहे हैं, ऊपर ये 25-30 लड़के हैं, उनको खिलाना है, उन्हीं में से टीम बनानी है, उन्हीं में से चलाना है। कोई प्रॉपर सिस्टम मुझे नजर नहीं आ रहा। पर मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ये जो टीम है, ये नया सेटअप है वो कामयाब हो, और इसमें क्योंकि जो भी कोच बन रहे हैं, न्यूजीलैंड के कोच तो मेरे फाइनल हो गए और मिसबा भी मोस्ट प्रोबेबली फाइनल हो चुके हैं, तो और सरफराज भी सिलेक्शन कमेटी के लिए उम्मीदवार हो चुके हैं। तो ये तीनों एक्सपीरियंस लोग हैं, तजुर्बेकार हैं। आई विश देम ऑल, और अल्लाह करे कि वो अच्छा करें और पाकिस्तान को आगे ले। यूसुफ इकबाल भाई, यूसुफ अंजम बात कर रहा हूँ, ये बताइएगा कि क्या वक्त आ चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे कि टेस्ट वनडे, आपकी आवाज़ नहीं आ रही यूसुफ, प्लीज बोलिए। टेस्ट और वनडे की T20 टीमों को अलग अलग बना लिया जाए, वक्त आ गया पीसीबी पर कि इस तरह सोचे इस तरफ भी? मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ नहीं आ रही। इकबाल साहब वो पूछना चाह रहे हैं कि ये अब क्या वक्त आ गया है कि हम वनडे और T20 के लिए जो टीम्स हैं दोनों अलग अलग स्क्वाड होनी चाहिए टेस्ट के लिए और टेस्ट वो तो अभी से भी है, पहले से भी है, मतलब ये कोई नया बात नहीं है। ये तो तीन स्क्वाड चले आ रहे हैं। T20 का भी अलग होता है, वनडे का भी अलग होता है और टेस्ट मैच का भी होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने 2 कर दिए हैं, T20 अलग कर दिया है और वनडे अलग कर दिया है। लेकिन प्लेयर जो है वो मेजोरिटी प्लेयर वो इधर उधर शिफ्ट हो होते हैं। अभी इनको इसके लिए बहुत अभी तक के T20 को सेट कर ले पहले, फिर उसके बाद टेस्ट मैच को सेट करना पड़ेगा। अभी बहुत काम करना पड़ेगा यूसुफ भाई। ये आप मेरी बात याद रखिएगा कि ये जो इस वक्त जो काम हो रहा है ना, ये सिर्फ विंडो ड्रेसिंग है, ये इससे कॉन्क्रीट काम नहीं है। ये कॉन्क्रीट काम तो ये लोग तो जाहिर सी बात है, अब हमें ऊपर भी चलना है ना, डे टू डे मामला को भी देखना है। तो ये मिसबा कंपनी और ये कोच जो है ये ऊपर ही देखेंगे, पाकिस्तान की जो सीरीज आ रही है उनको चेक करेंगे। मगर नीचे जो काम करना चाहिए रीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, जो डोमेस्टिक के ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है ना। अभी मुझे नजर आ रहा है कि कोई इस पे ऐसी तब्दीली के लिए कोई इनके इक़दाम है। सही। सलीम साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी इकबाल साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज भी नहीं आ रही? जी आ रही है। बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें ज्वाइन किया। मैं थोड़ा सा आपके बारे में लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में जितने भी क्रिकेटर गुजरे हैं, अगर उनकी लिस्ट बनाई जाए कि सबसे मिलनसार, शरीफ और अच्छा इंसान कौन था, तो उनमें इकबाल कासिम साहब का नाम टॉप 3 में आएगा। और एज अ सेलेक्टर और एज अ क्रिकेटर इन्होंने बड़े कारनामे अंजाम दिए। मैं अभी ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह आप अभी टेस्ट का बता रहे थे, आजकल ये बातें भी चल रही हैं कि शान मसूद को हटाकर कैप्टन चेंज किया जाएगा, सऊद शकील को लेकर आएंगे। तो आप क्या समझते हैं, कैप्टन की जो तब्दीली है ये मसाइल का हल है? देखिए फिर जगह सही है ना, आप एक चीज करते हैं फिर हटा देते हैं, लेकिन हर एक अभी जो सऊद शकील आएगा तो क्या ये कोई ऐसा कैप्टन है कि जो गारंटी दे देगा आपको जितवा देगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद भी एल प्लेट लगी हुई है। इसने जिंदगी में क्या कितनी कप्तानी की है मुझे बता दीजिए आप। ये जो शान मसूद का आपने जो 10-12 टेस्ट मैच की लेवल लगा रहे हैं, तो भाई पूरी टीम जो खेली है वो भी तो जिम्मेदार है ना, उनको भी निकाल दीजिए, सबको हटा दीजिए, सबको। ऐसा थोड़ी होता है। एक आपने फैसला किया है, एक कप्तान जिसको के तजुर्बा नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता वो सीख रहा है। अब आप सऊद को ले आएंगे तो सऊद भी वही काम करेगा जो इसने किया है। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ज्यादा वो अभी उनका भी सऊद का कितना तजुर्बा है आप बता दीजिए। इकबाल भाई, आप बता रहे चीफ सेलेक्टर कई बार काम कर चुके हैं, तो इस दफ़ा एक तजर्बा किया गया था एक बार अपना आकिब जावेद की जानब से कि जो टीम सिलेक्शन होती है 15 की और 11 प्लेइंग 11 होती है,
उसमें कप्तान और कोच के किरदार को बिल्कुल माइनस कर दिया गया था, जिसकी वजह से हमारे गैर मुल्की कोचेस भी नाराज़ होकर चले गए थे। आप क्या समझते हैं कि सिलेक्शन का बेहतरीन तरीका क्या है? उसमें कोच और कप्तान की राय को कितनी अहमियत देने की ज़रूरत है? सर देखिए, मेरा बहुत सिंपल है। दुनिया का जो नियम सिस्टम राइज और जो अपने मुल्क में राइज था वो ये है कि स्क्वाड जो है वो आप सिलेक्शन कमेटी का प्रोग्रेटिव है। 16 लड़के, 20 लड़के, 18 लड़के, 15 लड़के, वो ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द कोचेस को आप कंसल्ट करके उनकी राय लेंगे, मगर टीम फाइनल करनी होगी वो सिलेक्शन कमेटी। उसके बाद जब प्लेइंग 11 है वो टोटल इख्तियार है कोच का, कप्तान का, उसमें मुदाखलत आप सिलेक्शन कमेटी को करनी ही नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि फिर उनकी प्लानिंग, उनका खेलना करना, वो जो फिर हमने कोच क्यों रखा हुआ है, फिर हमने कप्तान को क्यों बनाया हुआ है, उसको कोई इख्तियार ही नहीं होगा कि वो अपना स्पिनर खिलाए या फास्ट बॉलर खिलाए, तो फिर तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम साहब, आपने स्पोर्ट्स वर्ल्ड में अपना वक्त दिया। इसी के साथ साथ हम अपनी डिस्कशन को जारी रखेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।